यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि व्हाट विल हैपन इफ़ लाइट इज़ नॉट इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल। यानी कि अब तक तो हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि ये जो लाइट है, देखिए लाइट रे, ये इस स्लिट के नॉर्मली उसको हमने इंसिडेंट किया है। मान लीजिए कि इसको हम लोग ऐसे नॉर्मल नहीं इंसिडेंट करके लाइट अगर इस तरह से आ रही है, ऐसे लाइट आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो शिफ्ट होगा कि नहीं, और अगर होगा तो कितना शिफ्ट होगा। अगर लाइट इस तरह से आ रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है, तो भी क्योंकि लाइट तो आ ही रहा है तो ब्राइट फ्रिंज भी बनेगा और डार्क फ्रिंज भी बनेगा। लेकिन उस केस में ये जो सेंट्रल मैक्सिमा जो ओ पे बन रहा है ये थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा। क्यों शिफ्ट करेगा वो समझिए। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है? सेंट्रल मैक्सिमा की खासियत ये होती है कि ये वैसा पॉइंट है जहाँ पर S1 से और S2 से दोनों जो लाइट रेज आ रही हैं उनका पाथ इक्वल है, यानी कि दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। S1 से जो लाइट आया और जो S2 से लाइट आया, दोनों देखिए इक्वल पाथ लेंथ के हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की ये खासियत होती है। लेकिन अगर हम लोग लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट नहीं करके, मान लेते हैं कि ये एंगल गामा है, उसको मैं अगले डायग्राम में दिखाता हूँ कि हम लोग लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करते हैं और ये एंगल गामा है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्ट करेगा सोचिए। सेंट्रल मैक्सिमा की क्या खासियत होती है? अभी मैंने बताया वो वैसा पॉइंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे है, तो वो वैसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों स्लिट्स S1 और S2 से जो लाइट आ रही हैं उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अब क्या हो रहा है देखिए, कोई एक पर्टिकुलर एंगल थीटा है, तो उस पर्टिकुलर एंगल थीटा में ये जो नीचे वाला S2 है वहाँ से जो लाइट रे जा रहा है उसमें ये d साइन थीटा का पाथ डिफरेंस है, ये है ना d साइन थीटा। तो जनरली अगर इंसिडेंट रेज नॉर्मल होती है, बिल्कुल ऐसे अगर आती हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा कर देते हैं और n इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। इसका मतलब उस केस में ये वाला पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। अभी क्या करना है आपको? अब इस पाथ लेंथ को 0 करना है। लेकिन अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 पे जाएंगे तो पाथ लेंथ 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचिए। क्योंकि इस केस में जो लाइट रेज हैं वो नॉर्मली तो इंसिडेंट है नहीं। यहाँ से देखिए जो S2 से जो लाइट निकल रही है ये क्या हो रहा है, d साइन थीटा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से लेकर के आगे तक ये तो ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ये तो सेम डिस्टेंस हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और इधर से जो आगे डिस्टेंस है वो तो सेम है। लेकिन ये d साइन थीटा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है S2 वाले लाइट को। लेकिन आप यहाँ से भी देखिए कि जो S1 पे लाइट आ रहा है वो भी देखिए ये कितना d साइन गामा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि देखिए ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो यहाँ तक तो लाइट जो है वो सेम पाथ में है, यहाँ तक तो फेज सेम है, ठीक है। यहाँ तक देखिए इस लाइन तक जो लाइट रेज आ रही हैं ये वाला सभी के सभी सेम फेज में है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से क्या हुआ, S2 जो जा रहा है उसने d साइन थीटा डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे फिर सब कुछ सेम होने के लिए, और जो S1 पे लाइट पहुँच रहा है वो d साइन गामा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, यानी कि वैसा पॉइंट जहाँ पे S1 और S2 से जो लाइट रेज आ रही हैं उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है और फेज डिफरेंस भी 0 है, तो क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर एंगल के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए d साइन थीटा इज इक्वल टू d साइन गामा हो जाएगा। यानी कि उस केस में आप कह सकते हैं कि जो थीटा है, जो एंगुलर पोजीशन है उस सेंट्रल मैक्सिमा का, दिस विल बी इक्वल टू गामा। यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, पहले मान लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे था, तो अब कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा गामा, ठीक है। यानी कि इनिशियल पोजीशन से ये एंगुलर पोजीशन इसका गामा से शिफ्ट हो जाएगा। और इसी में आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितने से शिफ्ट हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे d इंटू टैन गामा, क्योंकि ये शिफ्ट जो हुआ वो ऊपर हुआ। ये डिस्टेंस तो कितना है, ये तो सबको पता है कि ये डिस्टेंस है d के बराबर है। तो जो शिफ्ट हुआ सेंट्रल मैक्सिमा में ये वाला डिस्टेंस
ये कितने के बराबर होगा, ये एंगल गामा हुआ तो d इंटू टैन गामा हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक जेई एडवांस्ड में एक बार ये पूछा गया है कि लाइट रे को उन्होंने नॉर्मली इंसिडेंट नहीं करके इस गामा एंगल पर इंसिडेंट किया है, और उसमें यही पूछा था कि जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो अब कितने से शिफ्ट किया। तो ये ध्यान रखिए, सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो गामा एंगल से शिफ्ट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की खासियत ये होती है, जो भी पॉइंट मान लीजिए कि ये यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है ना, तो उसकी खासियत ये होती है कि S1 से, यानी कि इस सोर्स से और इस सोर्स से, दोनों सोर्स से जो लाइट रेज आ रही हैं दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि S2 से जो लाइट गया उसने यहाँ पर d साइन थीटा डिस्टेंस कवर किया है, और उसी के करस्पॉन्डिंग इसने S1 वाले ने d साइन गामा डिस्टेंस कवर किया है। दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, ये सारे लाइट रेज जो हैं ये सब पॉइंट सेम फेज में थे। यहाँ के बाद S1 पे जो लाइट आ रहा है उसने d साइन गामा डिस्टेंस ट्रैवल किया, और S2 पे जो लाइट है उसने d साइन थीटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उसके बाद फिर ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। यहाँ के बाद अगर देखेंगे तो ये सब तो यहाँ से लेकर के उस पॉइंट P तक तो इक्विडिस्टेंट हो गया। यानी कि जो भी फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आ रहा है वो इसके कारण और इसके कारण हो रहा है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो रही है तो ये दोनों पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू d साइन गामा। उसी को अगर आप डिटेल में लिखें तो देखिए ये क्या था, d साइन थीटा हो गया पाथ डिफरेंस, ये इक्वल हो जाएगा इस d साइन गामा के। तो मैं लिख सकता हूँ कि द होल इंटरफेरेंस पैटर्न इज ट्रांसलेटेड बाय एन एंगल गामा। एंगल गामा से ये ऊपर या नीचे शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज इट इज सेंटर्ड अराउंड थीटा इजकल टू गामा इंस्टेड ऑफ थीटा इजकल टू 0। यानी कि पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता था वो कहाँ बनता था, इस पॉइंट पे बनता था जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होती थी। अब कहाँ पर सेंटर्ड हो जाएगा, थीटा इजकल टू गामा पे हो जाएगा सेंटर्ड, और उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जेई एडवांस्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम 2013 जेई एडवांस्ड का है। In the Young's double slit experiment using a monochromatic light of wavelength lambda, the path difference in terms of an integer n corresponding to any point having half the peak intensity is, यानी कि जो उस पॉइंट की इंटेंसिटी है वो पीक इंटेंसिटी का हाफ है। तो इंटेंसिटी का तो ये रिलेशन होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जो स्लिट है उससे सेम इंटेंसिटी का लाइट निकल रहा है। तो ये हो गया I इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। 4I0 हो गया पीक इंटेंसिटी, डेल्टा हो गया फेज डिफरेंस। तो उस पॉइंट पे इसका हाफ है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि हाफ होगा इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इंटेंसिटी होगी 2I0, तो 2I0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। तो इससे आप डेल्टा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये कैसे आया, देखिए कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कॉस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 1/√2 का मतलब ये हुआ कि ये π/4 होगा, और माइनस हो या प्लस हो वो n वाला जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि डेल्टा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 π/4। तो डेल्टा की वैल्यू हो गई 2n प्लस 1 π/2, और ये डेल्टा क्या है, डेल्टा है फेज डिफरेंस। हमें पता क्या करना है, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x। तो डेल्टा x को मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, ये फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2π। इससे आप यहाँ पर कर लीजिए डेल्टा इंटू लैम्डा बाई 2π करेंगे तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। बहुत सिंपल था, ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होता है ना, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस हमने ये निकाल लिया था n के टर्म्स में, तो डेल्टा x हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट, वन कलर एट अ टाइम। द फ्रिंज विड्थ रिकॉर्डेड आर बीटा g, बीटा r एंड बीटा ब्लू b रिस्पेक्टिवली। देन इनमें क्या रिलेशन होगा, फ्रिंज विड्थ
किस पे डिपेंड करता है? हम लोग जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई डी। कैपिटल डी और ये डी तो सब सेम ही है तीनों केस में। डिफरेंस क्या है? बस लैम्डा का डिफरेंस है। और हमें पता है कि लैम्डा ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन लैम्डा ऑफ ग्रीन इज लेस देन लैम्डा ऑफ आर। तो रेड लाइट का लैम्डा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब रेड लाइट का फ्रिंज विड्थ वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रीन लाइट एंड एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट। तो ये रिलेशन होगा। थर्ड क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंगुलर पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट इज। ये भी पहले क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है। हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 है। तो उस पॉइंट पे आई की वैल्यू क्या है? आई मैक्स का 1/4 है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस डेल्टा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1/2। आप माइनस को भूल भी सकते हैं क्योंकि आपको माइनस बेसिकली क्या दिखा रहा है, जो n का कुछ वैल्यूज होगा उसके लिए है। तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 2π/3। अब डेल्टा जो फेज डिफरेंस है इसमें और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स को हम लोग थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। पाथ डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी साइन थीटा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो आप लिख सकते हैं 2π/3 इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स क्या है? डी साइन थीटा। आपको पता क्या करना है? एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2π और 2π कैंसिल हो गया, ये डी इधर आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू λ/3d। तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स λ/3d। तो आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। द फ्रिंज विड्थ क्या होगा? अनचेंज रहेगा, हाफ होगा, क्या होगा? फ्रिंज विड्थ हम लोग जानते हैं क्या होता है? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, यानी कि आप इस डी के बदले d/2 कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल, यानी कि d की जगह 2 कैपिटल D हो गया। यानी कि जो पहले का फ्रिंज विड्थ था और अभी वाले में क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर गया तो 4 इंटू, यानी कि जो इनिशियल फ्रिंज विड्थ था d इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी उसका 4 टाइम्स हो गया, यानी कि आंसर हो गया क्वाड्रपल्ड। इसी टॉपिक पर लास्ट प्रॉब्लम है इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटरफेरेंस पैटर्न इज फाउंड टू हैव एन इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस एज 9। उनका रेशियो 9 है। दिस इम्प्लाइज दैट। अब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रेशियो 9 है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये तो होता है इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला। इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा? √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। और आई मिनिमम क्या होगा? √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है? कॉस डेल्टा को 1 कर दीजिए तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। मिनिमम के लिए ये -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसका रेशियो 9 दे रखा है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो या कुछ भी यूज़ करके √I1 और √I2 का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, ऊपर में नीचे बाई 2 करेंगे तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि √I1 बाई √I2 दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 1 4 बाई 2, ये 2 हो गया। यानी कि I1 बाई I2 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो I1 बाई I2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो आंसर ये होगा द इंटेंसिटीज एट द स्क्रीन ड्यू टू द 2 स्लिट्स आर 4 यूनिट्स एंड 1 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी का रेशियो 4 हो गया। अब इंटेंसिटी का रेशियो 4 है और हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का रेशियो अगर 4 है तो एम्पलीट्यूड का रेशियो 2 होगा। तो आंसर हो गया बी एंड डी।